आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान। ठीक, यहाँ भारतीय संविधान आपका पढ़ने से पहले हम लोग को पहले नोट्स देख लेते हैं। उस नोट्स को पढ़ने के बाद ये लिखा है ना भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास, इससे पहले नोट्स में पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद इस पे आएंगे। तो पहले आपको ये कॉपी, इस कॉपी में है, ये जो है कॉपी, ये जो आपका है कॉपी, पहले इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और इसको सिर्फ पढ़ना है। तो आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे और इसका भी हम फोटो खींच के भेज देंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये एग्ज़ाम आपका बिहार एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम, जब पीयून परिचारी हो, बिहार सीजीएल हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, आराम से आप क्रैक कर सकते हैं, बिहार पुलिस भी। तो आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान स्टार्टिंग करने से पहले देखिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार यानी कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिया। और प्राप्त करने के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार का भारत पे संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। इसलिए प्रारंभ किया ताकि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत में किया जा सके। समझ गए? और जब विस्तार होने लगा तो अंग्रेज़ों का जो शासन था ना, वो दो तरीके से था। पहला था कंपनी का शासन और दूसरा था ताज का शासन। कंपनी का शासन, कंपनी का जो अधिनियम हम आगे पढ़ाएंगे उस सब का, यानी कि 1773 से लेकर 1853 तक का कंपनी का शासन है। और ताज का शासन वो हुआ जब महारानी महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी बनी, यानी कि रानी बनी, तब से स्टार्ट होता है ताज का शासन। ताज का शासन कब? 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक। ठीक है, आइए इसमें और भी आगे चीज करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हुआ था 1773, यहाँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब इसमें कुछ देखते हैं यहाँ पर। तो 1773 का हम इस बुक से ही पढ़ते हैं अभी। ठीक है, नोट्स में है नहीं वो चीज़, तो इसका इस बुक में ही 1773 का थोड़ा सा उसमें कंपनी का शासन पढ़ा दिया गया है ना। कंपनी का शासन के बाद इसको पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इस पे। अब इस पे आते हैं हम लोग, इसको पढ़ेगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का देखिए अत्यधिक महत्व है। जो एग्जाम्पल में देखिए यहाँ लिखे पीएम लॉर्ड नाथ। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब भारत पे लगाया गया था ना, तब उस समय ब्रिटेन के पीएम थे, प्रधानमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उसी तरह 1773 का जो एक्ट लगा था 1773 ईस्वी में, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नाथ। ठीक, और इसके बारे में कुछ जानकारियाँ देख लीजिए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। आखिरकार कैसे शासन करना है भारत में, उसको कार्य को नियमित करना और नियंत्रित करना ब्रिटिश सरकार का उठाया गया पहला कदम था। ठीक, चलिए आगे गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी कि कंपनी का जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वैसे तो 16 सही में ही आ गए थे ब्रिटिश लोग इंडिया में, लेकिन 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया ना, तो उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कंपनी जो सुन रहे हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। कंपनी के क्या हुआ, प्रशासनिक एवं राजनीतिक, प्रशासनिक मतलब होता है पुलिस वाला जो भी प्रशासनिक कार्य वो हुआ, और राजनीतिक मतलब नेता टाइप, राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखिए इसके द्वारा केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। ठीक, अब आते हैं इस पर विशेषताएं पर। विशेषताएं आखिर का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का था क्या, ये देख लीजिए। विशेषताएं, पहली बात कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के जो गवर्नर थे ना, उनका नाम चेंज कर दिया गया और बोला जाने लगा बंगाल के गवर्नर जनरल। और पहले मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर
जो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उसको क्या कर दिया गया कि बंगाल के गवर्नर में रख दिया, यानी कि अब मुंबई और मद्रास का शासन बंगाल का गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल करेगा। ठीक, अब आगे देखा जाए कि इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम आखिरकार गवर्नर से गवर्नर जनरल बना है तो कौन बना है, तो वही हम आगे बता रहे हैं। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और ये कब बना था? देखिए इस सोल्यूशन की किताब में दिया नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं 20 अक्टूबर 1773। कब बने थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग? 20 अक्टूबर 1773। और भी कुछ विशेषताएं वो देख लिया जाए। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार, ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसके परिषद के 4 सदस्य थे। देखिए यहाँ उसके 4 सदस्यों का जिक्र नहीं है, फिर भी हम आपको बताते हैं। उसके गवर्नर जनरल कौन बना है? आपके वारेन हेस्टिंग। और इसके साथ 4 गो सदस्य था, परिषद में 4 गो सदस्य जो उसके लिए हेल्पर की तरह काम करेंगे। तो वो कौन कौन थे? तो यहाँ लिखा गया गवर्नर जनरल की सहायता हेतु कार्यकारिणी सदस्य थे क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, बारवेल और फिलिप फ्रांसिस। सुन लीजिए, और नहीं आप लिख पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा तो लिख लीजिएगा, नाम बता दिए, फिलिप फ्रांसिस लिखा गया है ये। आगे देखते हैं। अब यहाँ तक आपको कहाँ कंप्लीट कर दिए हैं। परिषद के लिए 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग के संयुक्त रूप में करते थे, यानी जो अपनी सत्ता, जो गवर्नर जहाँ सत्ता कर रहा था ना, उसको साथ रूप में काम करते, संयुक्त रूप में करते थे। आगे के तीसरा नंबर में दिया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, यानी 1774 में उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। तो कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई। अब 1774 में की गई है तो उसके न्यायाधीश तो होंगे। तो मुख्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तब प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने सर एलिजा इम्पे। ठीक है। और इसके 3 अन्य न्यायाधीश जो हेल्प की तरह काम करेंगे वो चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। ठीक, आगे पढ़ते हैं। चौथा में क्या लिखा है कि इस कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करना और भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया था। इस कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया, यानी कि रोक लगा दिया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो माध्यम से जो कंपनी पर नियंत्रण क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएगा, उसके माध्यम से क्या कंपनी पर जो नियंत्रण था उसको कर लिया अपने हाथ में, सशक्त कर लिया, मजबूत कर लिया। और इसे भारत में इसके राजस्व, राजस्व मतलब टैक्स, नागरिक और सैन्य मामले यानी पुलिस वाला मामला, सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। इसमें बोला कि भारत में जो भी टैक्स आता है, नागरिक हैं और उनके सैन्य जो भी मामले हैं, उसकी जानकारी आपको ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। आपको देना है। ठीक, यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में पहले हम लोग नोट्स पे चलते हैं। इसमें कुछ नोट्स लिखा गया है, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, ये आपका है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट या डिक्लेटरी एक्ट कहिए या अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कहिए। ठीक, इसको तीनों में से कोई एक चीज़ कर, लेकिन अधिकतर एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आइए देखते हैं। देखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट है क्या? यह एक्ट सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच शक्तियों के बीच संतुलन करने के लिए था। देखिए 1773 का जब एक्ट लगा था ना, 1773, ये 1773 का वोटिंग एक्ट, उस समय था ना कि पहले पहली बात कि उस समय गवर्नर जनरल भी थे वारेन हेस्टिंग, और क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल आपके वारेन हेस्टिंग थे, और हाई कोर्ट भी था जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। तो एलिजा एम्पे थे। तो क्या हुआ ना कि जब उनका शासन के बीच बंटवारा नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? शासन के बीच बंटवारा। तो शासन के बीच बंटवारा यानी कि कोई जो मन करे वो करेगा, ऐसा कुछ तो होना नहीं था।
इसके कारण क्या हुआ ना, सब काम गड़बड़ होने लगा तो कुछ कमियां होने लगी। उसी कमियों को सुधार करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट या डिक्लेरेटरी एक्ट या कहिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को लाया गया। आइए पारित हुआ 5 जुलाई 1781 को। इस एक्ट का उद्देश्य देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि कोलकाता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट बोली तो उस समय गलती से, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच जो शक्तियाँ को क्या किया गया, संतुलित करने का कार्य किया गया। ठीक, अब आगे देखिए एनबी में इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, कलकत्ता की सरकार बंगाल के साथ बिहार के लिए कानून बनाएंगे। इस एक्ट में बोला गया 1781 के एक्ट में, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के एक्ट में कि कलकत्ता की जो सरकार है ना, वो बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाएंगी। और सुप्रीम और एनबी 2 में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियाँ थी उसको कम कर दिया गया और राजस्व वसूली, देखिए आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ की कमी हुई, राजस्व वसूली से संबंधित मामलों में कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। इसमें क्या हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट राजस्व वसूली जो भी काम है उसको करेगा गवर्नर जनरल, ना कि सुप्रीम कोर्ट। और जो उसमें प्रशासनिक मामले थे जैसे कि सैनिक वाले मामले, उसमें देखिए उस समय 1773 एक्ट में क्या था, राजस्व का देखना, राजस्व वसूली देखना है। बाकी जो काम है जैसे कि इंसान जैसे मनुष्य के, यहाँ पर आपको बताया गया है, कहाँ हो गया, यहाँ राजस्व नागरिक और सैन्य मामले और नागरिक को सुप्रीम कोर्ट संभालेगी और राजस्व से संबंधित मामला वो आपका गवर्नर जनरल करेगा। ठीक, समझ में आ गया बात। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट। अब आते हैं इसमें क्या लिखा गया है 1700, इसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट शायद 1784 है ना, 1784 देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए इस एक्ट के द्वारा 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट था ना, हाँ 1781 सॉरी 1781 का एक्ट में क्या लिखा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, कमी क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का और गवर्नर जनरल के जो कार्य थे उसको बंटवारा नहीं किया गया था, जिससे कारण कार्य करने में असमंजस हो रहा था, दिक्कत हो रही थी। इसी कारण को सुधारने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। समझ में आएगा। आगे देखिए इसमें यहाँ एक्ट सेटलमेंट ना, देखिए तुमको ये तो बता दे दोनों की दोनों कमियों किस तरह हुई हैं। और आगे देखिए इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने यानी कानून बनाने, इससे पहले उस आपको थ्योरी कॉपी में, इसमें नोट्स में आपको पहले ही बताती हैं। वही चीज़ इसमें भी लिखा गया है कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अब आते हैं प्रिट्स इंडिया एक्ट। देखिए ये कंप्लीट कर लेंगे 3 टॉपिक 1784 का प्रिट्स इंडिया एक्ट। तो हम आपको देंगे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, उसी 50 क्वेश्चन को आप हमको सॉल्व करके कल आंसर के साथ भेज दीजिएगा। ऑप्शन 1, 2 करके 50 क्वेश्चन का ABCD करके आप बता दीजिएगा। ठीक है, सीधे आंसर बताइएगा आप लोग लिख कर, कॉपी पे लिखे कहीं पे लिख करके मुझे सब बता दीजिए। आते हैं पहले प्रिट्स इंडिया एक्ट का नोट्स से पढ़ते हैं हम लोग। 1784 का प्रिट्स इंडिया एक्ट, आखिर का प्रिट्स नाम कैसे पड़ा, तो ब्रिटिश उस समय जब 1784 का प्रिट्स इंडिया एक्ट लागू हो रहा था ना, तो उस समय PM थे विलियम पिट, और विलियम पिट्स के नाम पर ही प्रिट्स इंडिया एक्ट पड़ा है 1784। और यह एक्ट का नाम पड़ा यहाँ लिखा गया, यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। देखिए 1781 का अमेंडमेंट एक्ट वो आया था एक्ट, तभी सुधरा नहीं। उसके बाद आगे इस एक्ट को लागू करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को संसद द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक, यह पहली बार था जब कंपनी की संपत्ति पर ब्रिटिश अधिकार किया गया। ये पहली था जो कंपनी के संपत्ति पर ब्रिटिश का यानी कि अंग्रेज का अधिकार हो गया। व्यापारिक मामलों के लिए 6 सदस्य और कोरम के लिए 3 सदस्य। कोरम का मतलब वो होता है कि कम से कम 3 सदस्य होना चाहिए व्यापारिक मामलों के लिए। अधिकतम है 6 गो, लेकिन कम से कम 3 गो, इसलिए इसको कोरम। ठीक है। गवर्नर जनरल भारत में सभी ब्रिटिश सैनिकों का कमांडर इन चीफ बना। गवर्नर जो थे वारेन हेस्टिंग,
वार्न हेस्टिंग्स थे ना उस समय, तो उनको सभी ब्रिटिश जो भी सैनिक हैं उनका कमांडर इन चीफ बना दिया गया। इस एक्ट ने क्या किया, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को एक दूसरे से अलग कर दिया। व्यापार का काम कोई और देखेगा, राजनीति का काम कोई और देखेगा। ठीक। महत्वपूर्ण मामलों में गवर्नर जनरल के परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। इसके व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। महत्वपूर्ण मामलों में गवर्नर जनरल के गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। जो भी महत्वपूर्ण मामला है तो गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, और आज आपको MCQ भेजेंगे तो अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है।